हाँ जी बेटा, तो कॉस्ट के आरटीपी को और आगे बढ़ाते हैं। अगला है जी अब क्वेश्चन नंबर 9th। कि पिछले वीडियो में आपने 8th क्वेश्चन तक कवर कर लिया था। 8th क्वेश्चन एक बार चेक भी कर लेते हैं। हाँ जी सर, ये बहुत डिटेल में कवर्ड है। 9th क्वेश्चन क्या कहता है वो सुने। एम लिमिटेड प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट एक्स। एक्स प्रोडक्ट ए बनाते हैं विच पासिस थ्रू द प्रोसेसेस, थ्री प्रोसेसेस 1 2 एंड 3। प्रोसेस 3 में एक बाय प्रोडक्ट राइज होता which after further processing at a cost of 85 रुपये per unit प्रोडक्ट Z is produced। ये अच्छा पॉइंट है इसमें। दिस क्वेश्चन इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस एंड ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट वाला चैप्टर। हल्का सा अच्छा है, मतलब कि समझने वाला पॉइंट है, आपको ध्यान देना है। दोबारा एक बार सुनो। एम लिमिटेड प्रोडक्ट एक्स बना रही है जो 3 प्रोसेस से गुजर के बनता है, ठीक है। प्रोसेस 3 में एक बाय प्रोडक्ट भी अराइज होता है, पर उस बाय प्रोडक्ट को एज इट इज सेल नहीं किया जा सकता। इट इज नॉट कंप्लीट एट दैट टाइम। उसकी फर्दर प्रोसेसिंग होती है। 85 रुपीज पर यूनिट उस पर लगते हैं, तब जाके उससे प्रोडक्ट जेड बनता है। इंफॉर्मेशन रिलेटेड फॉर द मंथ ऑफ अगस्त इज एज अंडर। सभी प्रोसेसेस में नॉर्मल लॉस दिया, बड़ा नॉर्मल पॉइंट है सर। मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड, ये सब एक बात मैं बता दूं बेटा पहले ही, सिर्फ प्रोसेस 3 इंटरेस्टिंग है, बाकी सब पुराना है। प्रोडक्शन ओवरहेड नीचे लिख दिए गए इकट्ठे, विच इज ऑब्जॉर्ब्ड एज ए परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो प्रोडक्शन ओवरहेड 288 है, डिवाइड बाय डायरेक्ट वेजेस करेंगे एक परसेंटेज बनाने के लिए। 42, 54, 48, 1,44,000 की वेजेस आ जाती हैं। ये वेजेस हैं, ये ओवरहेड्स हैं। अब इनकी जो वेटेज आ रही है वो 200% आ रही है। मतलब जितनी आप वेजेस डालेंगे उससे डबल आप ओवरहेड डाल देना, तो ये ऑब्जॉर्ब हो जाएंगे। स्क्रैप्स आर सोल्ड एट 10 रुपी पर यूनिट, तो स्क्रैप वैल्यू का इंफॉर्मेशन भी आ गया है। प्रोडक्ट जेड कैन बी सोल्ड एट 135 विद द सेलिंग कॉस्ट ऑफ 15 रुपये। इसका मतलब ये प्रोडक्ट 135 रुपये में बेचा जा सकता है, और वो बेचने के लिए आपको 15 रुपए की सेलिंग कॉस्ट भी इनकर करनी होगी। और ये भी याद रखें, पहले 85 रुपीज की एफपीसी। इससे एक बात तय हो जाती है कि जो प्रोडक्ट जेड है, जिसे हमें बनाना था बाय प्रोडक्ट की फर्दर प्रोसेसिंग से, बने रहे मेन प्रोडक्ट, प्राइमरी प्रोडक्ट आपका एक्स ही है, और उसके साथ एक बाय प्रोडक्ट राइज होता है, बाय प्रोडक्ट की फर्दर प्रोसेसिंग करके जेड बनता है। तो मैं दोबारा लाता हूं, जेड कैन बी सोल्ड, मतलब कि ये बाय प्रोडक्ट से बना हुआ प्रोडक्ट है, फर्दर प्रोसेसिंग के बाद 135 में बिकेगा। अब बंदा ये तो समझ ही जाता है कि सर बाय प्रोडक्ट बहुत ही इनसिग्निफिकेंट वैल्यू रखता है, कि पहले बाय प्रोडक्ट पे 85 लगेंगे, 15 रुपए की सेलिंग कॉस्ट लगेगी, तो जाके वो 135 रुपए के दर्शन होंगे। जब कंट्रोवर्सी बन जाएगी पूरी, फिर मैं इस बात पे दोबारा लाऊंगा तुम्हें, कि अभी के लिए आप ये समझ लो कि बाय प्रोडक्ट की यहाँ मटेरियल वैल्यू नहीं है, थोड़ी इनसिग्निफिकेंट वैल्यू है। नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड प्रोसेस 1 2 3, और साथ में जेड भी, क्योंकि तीसरे प्रोसेस में आपका जो प्रोडक्ट एक्स है, प्राइमरी प्रोडक्ट है, वो तो बन ही रहा है, पर एक बाय प्रोडक्ट राइज होगा, उसके साथ यूनिट्स दे दिए गए हैं, जिससे अल्टीमेटली जेड बनेगा। देयर इज नो स्टॉक एट द बिगिनिंग और एट द एंड। आप कहते हैं जी प्रोसेस बना दो, बाय प्रोडक्ट प्रोसेस बना दो। आओ सर पहला प्रोसेस देखें, यहाँ से बहुत ही सिंपल। फिर भी हम एक बार बच्चों के सामने हर चीज रख दें। सर 7,000 यूनिट इंट्रोड्यूस हुए पहले, 7,000 यूनिट नॉर्मल वे में। फिर उसके बाद जी जो आपके खर्चे गुर्चे, अदर मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, फिर एक्सपेंसेस, और जो ओवरहेड्स हैं वो 200% है वेजेस का। तो आप यहाँ देख सकते हो 84,000। ठीक। नाउ नॉर्मल लॉस की बात करो, 5% नॉर्मल लॉस है, 7,000 का 5% करेंगे 350। स्क्रैप्स की वैल्यू 10 रुपए ही बताई हुई थी, तो 35 हो गया। सर अब मैं एक्सपेक्टेड आउटपुट यहाँ चेक कर लेता हूँ, 7,000 माइनस 350, एक्सपेक्टेड आउटपुट आपका बना 6650। फिर मैं एक्चुअल आउटपुट के साथ एक्सपेक्टेड को कंपेयर करूंगा। सर एक्चुअल आउटपुट एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेस इज लेसर, एक्चुअल आउटपुट इज 6600। तो सर ये कम है, ये ईओ है बेटा एक्सपेक्टेड, ये एक्चुअल है, एक्चुअल एक्सपेक्टेड से कम है तो एबनॉर्मल लॉस है। अब कॉस्ट पर यूनिट तो आप निकालना जानते ही हो, टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड। पॉइंटों में आ रहा थोड़ा, तो उस हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा।
बाकी आपने नॉर्मल लॉस अकाउंट वगैरह साथ में बनाना तो बना सकते हैं, इन्होंने नहीं बनाया। देन प्रोसेस टू अकाउंट, प्रोसेस टू में हमने शिफ्ट करना है इसको, एंट्री आई टू प्रोसेस वन। अब प्रोसेस टू के अपने खर्चे जैसे कि अदर मटेरियल, वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, देन ओवरहेड जो कि लेबर से डबल होंगे। तो ये सारा पहले हम चेक कर लें। हाँ जी सर, ये देखिए सर, ये देखिए, ठीक। नाउ विद दैट 6600 यहाँ का नॉर्मल लॉस हम देखेंगे। सर यहाँ का नॉर्मल लॉस है 10%, तो 660 आ गया। स्क्रैप्स 10 रुपी है। अब सर एक्सपेक्टेड आउटपुट, इनपुट माइनस 660, तो एक्सपेक्टेड आउटपुट सर यहाँ आएगा आपका 5940। 5940 एक्चुअल, एक्चुअल में जो बना है वो आप देख लीजिए प्रोसेस टू में। सर यहाँ बन रहा है 5200। एक बार चेक कर लें सारा, कहीं मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं की। नहीं सर, सर बहुत ही कम बना है, क्योंकि 5940 के बजाय 5200, तो एक सिग्निफिकेंट एबनॉर्मल लॉस हो गया। क्या कर सकते हैं, इनके पास भी है यही, हमारे पास भी है यही। फिर कॉस्ट पर यूनिट आ गया। यहाँ तक कोई बच्चा, मैं तो ये कहता हूँ कि जिसने बेसिक एक दो लेक्चर ही प्रोसेस के सुने वो भी बना सकता, क्योंकि दोनों बार एबनॉर्मल लॉस आप निकाल के उसकी वैल्यू देख सकते हैं, बस और क्या। अब आप प्रोसेस 3 में आ गए, इस 5200 के आउटपुट को लेके जो बन गया था, उसके बाद अदर मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, वहाँ का डायरेक्ट एक्सपेंस, फिर जो ओवरहेड्स हैं वो ट्वाइस ऑफ दी लेबर। बिल्कुल सही आ गया सर। ये सर ये प्रोसेस है जो हालत खराब करेगा। 5% तो इसमें नॉर्मल लॉस आ गया, ठीक है, बात बिल्कुल सही है। कई बातें सर, आराम से चलते हैं। पहले इधर ईओ पता करते हैं। एक्सपेक्टेड आउटपुट 5200, इनपुट नॉर्मल लॉस 260, तो यहां बन जाने चाहिए 4940। ठीक है सर। अब एक्चुअल में क्या बना सर, ये देखिए सर, प्रोसेस 3 में 4800 तो आपके प्राइमरी जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट एक्स, उसके बन गए, जेड के 6, तो ये 5400 बन गए। अच्छा जी, एक्चुअल तो फिर बहुत ज्यादा। यस सर, एक्चुअल तो बहुत ज्यादा, 5400 बन गया। सो देयर इज ए एबनॉर्मल गेन। यस सर, कितना सर, 460। पहले इतना समझ लो, फिर ये कैसे आया, ये इसके आगे ये 21,000 कैसे आया वो मैं बता दूंगा। ठीक है सर, बहुत ध्यान से देख लीजिए आपने कैसे बनाया। आपने नॉर्मल लॉस माइनस करके कहा 4940, और फिर आपने कहा जी बना तो 5400 है, तो अब नॉर्मल गेन आ गया। ठीक है सर, अब हम फंसेंगे कॉस्ट निकालते वक्त। सर कॉस्ट निकालने से पहले हमें एक डिसीजन लेना है कि हमें जेड को क्या ट्रीट करना है, बाय प्रोडक्ट की तरह ट्रीट करना है या जॉइंट प्रोडक्ट की तरह ट्रीट करना है। क्योंकि जब हम बाय प्रोडक्ट का ट्रीटमेंट पढ़ते हैं, बाय प्रोडक्ट का ट्रीटमेंट पढ़ते हैं, तो उसमें 3 मेन ट्रीटमेंट सिखाए जाते हैं कि 3 तरीके से ट्रीट हो सकता है। कि वेयर इट इज सिग्निफिकेंट, मतलब जहां एक सिग्निफिकेंट कंजम्पशन हुई हो रिसोर्सेज की इस पे, और अच्छा खासा काम, वक्त, रिसोर्सेज हमारा इस पे लग गया हो, तो इसे हम मेन प्रोडक्ट की तरह ही ट्रीट करते हैं। फिर जो कॉस्ट है वो ज्वाइंट मानी जाती है। फिर आपको ज्वाइंट कॉस्ट को दोनों में बांटना पड़ेगा, मतलब कि आपको जेड और एक्स में अपनी कॉस्ट को बांटना पड़ेगा। ठीक सर। फिर दूसरी ऑप्शंस आती हैं कि भाई बाय प्रोडक्ट को उसकी रिलायबल वैल्यू पे मेजर कर लो, और उतने पे ही आप इसमें कॉस्ट में से रिड्यूस भी कर दो, बाकी कॉस्ट मेन प्रोडक्ट की हो जाएगी, मतलब रिलायबल वैल्यू पे मेजर कर दो। ये ऑप्शन बेटा जी AS2 में भी हम पढ़ते होते हैं, जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 पढ़ते हैं, तो वहां पे भी ये बताया जाता है कि आप इसको रिलायबल वैल्यू पे भी मेजर कर सकते हैं, फिर कॉस्ट में से रिड्यूस हो जाएगा। तीसरी ऑप्शन जो कॉस्टिंग की बुक्स में दी होती है कि भाई इसको आप P&L में मिसलेनियस इनकम की तरह ले लो, कॉस्ट तो मेन प्रोडक्ट क्यों मान लो सारी। इंस्टीट्यूट ने मिडल वाली ऑप्शन ली है, क्योंकि यहाँ बाय प्रोडक्ट को सिग्निफिकेंट नहीं कहा जा सकता। मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं कहा जा सकता सर, वो 135 रुपए पे बिकेगा। कब, जब इस प्रोसेस के बाद पहले आप उस पर 85 रुपीज और लगाओगे फर्दर प्रोसेस करने के, फिर 15 रुपए की उसके S&D भी होंगे, मतलब 100 रुपया तो उस पर लगना भी रहता है भाई, तो उसने 135 पे बिकना है जाके। तो इसका मतलब इस प्रोसेस तक, प्रोसेस 3 तक हम ये नहीं कह सकते कि देयर हैज बीन सिग्निफिकेंट एफर्ट्स ऑन दिस थिंग। ये चीज अभी बहुत अधूरी दिख रही है, बहुत ज्यादा अधूरी दिख रही है।
तो इस वजह से बाकी इंस्टीट्यूट को देखते हैं, यहाँ लिखना तो चाहिए था। देखो थोड़ा सा इशारा दे दिया, कहते बेटा बाकी ज्यादा समझा देंगे तो तुम्हें समझ ही आ जाएगा, ये तो हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। इशारा दे दिया कि रिलायजेबल वैल्यू पे मेजर कर रहे हैं, और वो ऐसे निकाल लिया 135 माइनस 85 माइनस 15, कितनी है रिलायजेबल वैल्यू 35 रुपए। तो प्रोडक्ट जेड बाय प्रोडक्ट जेड यहाँ लिखा, 600 यूनिट लिखे, 35 रुपए के हिसाब से 21,000 रुपए पे वैल्यू हो गया। पर बेटा आपका काम अभी भी आसान नहीं हुआ, आपको अपनी कॉस्ट पर यूनिट निकालते हो बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। दिस इज योर टोटल कॉस्ट, ग्रॉस कॉस्ट, यस इतना, स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल माइनस, यस सर माइनस। अब रिलायजेबल वैल्यू पे मैयर जब कर दिया बाय प्रोडक्ट को, तो भैया फिर बाकी जो कॉस्ट है वो मेन प्रोडक्ट की रहेगी। तो इसमें से ये तो स्टैंडर्ड है, ये तो माइनस होना ही होना था। 21,000 रुपए भी माइनस हो गए, बाय प्रोडक्ट करा मैं तो चला, मेरी वैल्यू तो 21,000 ही है। अब 5200 माइनस 260 तो होना ही होना था, 4940 यूनिट की कॉस्ट थी। पर 4940 में से 600 और माइनस हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी वैल्यू कितनी लगवा ली 21,000। तो ऐसा सर नॉर्मली हमने नहीं देखा होता। ये चीज बड़े प्यार से देखें कि ये चीज डिफरेंट है और आपको डिफरेंट लगनी चाहिए, ठीक है। इफ इट इज मेजर्ड एट रिलायजेबल वैल्यू, तो हमने उस रिलायजेबल वैल्यू को कॉस्ट में से भी माइनस कर दिया और यूनिट्स को यूनिट में से भी। ये आई मेरी कॉस्ट पर यूनिट, इस पे मेरा जो प्राइमरी प्रोडक्ट है वो वैल्यू हो रहा है, यहाँ अब नॉर्मल गेन भी इसी पे ही वैल्यू हो रहा है। ये वाला प्रोसेस हर बच्चे से, थर्ड प्रोसेस रिक्वेस्ट है कि खुद बंदा बना के देखे और उसमें समझे लिखे कि जो बाय प्रोडक्ट है दैट हैज बीन वैल्यूड एट एनआरवी, इट इज नॉट कंसिडर्ड एज ए ज्वाइंट प्रोडक्ट। मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत लोगों के मैसेज आ रहे हैं सर स्प्लिट ऑफ वैल्यू में क्यों नहीं बांट लिया, ये क्यों नहीं बांट लिया। बेटा वो इस स्टेज पे इनसिग्निफिकेंट है, उस पर बहुत कम एफर्ट्स हुई हैं, ठीक है जी। अब बाय प्रोडक्ट का जब आगे खाता बनेगा, 600 यूनिट यहाँ 21,000 पे आए, फिर इसकी ये फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट आ रही है। यहाँ फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट मैंने यहाँ लिखी थी 85, ये देखिए सर 600 इंटू 85, ये दी एफपीसी यहाँ डाली गई है 51,000, बिल्कुल सही सर। फिर इस पे सेलिंग कॉस्ट भी इन्होंने यहाँ दिखा दी है कि सेलिंग कॉस्ट भी होनी है। सर कितनी होनी है सेलिंग कॉस्ट? सर 15 रुपये है, तो 600 यूनिट इंटू 15, बिल्कुल सही सी बात है। फिर उसके बाद फाइनली इसकी सेल यहाँ लिख दी है, बाय प्रोडक्ट जेड उन्होंने लिख दिया, एक तरह सेल वैल्यू पे ही ये पहुंच चुका है, वो सेल्स ही है यहाँ, चाहे आप सेल्स ही लिख लें। अब आप कहोगे सर प्रॉफिट ही नहीं हुआ। सर जिस तरीके से आपने उसे वैल्यू किया, प्रॉफिट क्या होना है? आपने पहले उसे एनआरवी पे वैल्यू कर दिया, देखो ना 135 में से आपने 85 माइनस कर लिए, 15 माइनस कर लिए, 35 रुपए एनआरवी बोल दी, ठीक है। ये चीज यहाँ आई, फिर आपने इस पे 85 की एफपीसी जोड़ दी, 15 की सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जोड़ दी, इतना ही तो इसका सेलिंग प्राइस है। बोलो 135, तो नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। तो भाई इस चीज को ध्यान से देख लीजिए, अगर ये पेपर में आ जाता है। मैंने अपनी तरफ से 2-3 बार बात कह दी है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ एंड में करते करते। सर इन्होंने बाय प्रोडक्ट को जॉइंट प्रोडक्ट नहीं ट्रीट किया हुआ, इन्होंने बाय प्रोडक्ट पे एनआरवी अकाउंटिंग लाई है, जो कि बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं है स्टेज पे, ठीक है। अगर आप इन दोनों में कॉस्ट बांटने लग जाएंगे, थिंग्स कुड हैव बीन डिफरेंट, फिर तो आप इसे ज्वाइंट कॉस्ट मानेंगे ना, फिर वो दोनों में बांटेंगे, कहानी बहुत ज्यादा आएगी। फिर कईयों के दिमाग ऐसे भी घूम जाएंगे कि ये नॉर्मल गेन जो हुआ है उसमें कौन से वाला है, बाय प्रोडक्ट है या कौन है। जब बंदा सोचने लगे गलत तो बहुत ही सोचता है। तो बेटा मैं दोबारा क्लियर कर दूं, बाय प्रोडक्ट जो है वो एनआरवी पे मेजर करना है हमने, इतने पे इसे यहाँ से खिसकाना है। फिर कॉस्टिंग कैसे आएगी, जो आप आमतौर पे करते हैं उसमें हल्का सा बदलाव, इसकी एनआरवी माइनस होगी कॉस्ट में, इसके यूनिट भी माइनस होंगे यूनिट्स में, फिर आप कॉस्ट पर यूनिट निकाल पाओगे, ठीक है बेटा जी। क्वेश्चन को अच्छी तरह करके जाइए, एग्जाम में आने से पहले हमारे पास किया हो तो अच्छा है। ओके जी।